अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। सबसे पहले तो ईद का आज दूसरा दिन है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, ABN न्यूज़ की तरफ से, डिबेट एट 8 की टीम की तरफ से। और आज ईद के दूसरे दिन जाहिर है कि ईद का एक अपना मिजाज है और ईद की अपनी एक रौनक होती है। ईद को सेलिब्रेट करते हैं हम सब लोग, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों की ईद भी बड़ी अच्छी गुजरी होगी। तो आज थोड़ा सा सियासत के ऊपर भी बात कर लेंगे। जाहिर है कि सियासत जो है वो आजकल बड़ी हद तक मौजू है, जहाँ पर भी गुफ्तगू हो रही होती है। घरों में भी अब जो है लोग अपने घर के अंदर जो है पेरेंट्स के और बच्चों के दरमियान भी सियासत के ऊपर बात हो रही होती है। सिर्फ बात नहीं हो रही थी बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ भी हो रहे होते हैं। और ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ये बिल्कुल घुस गई है। लेकिन थोड़ा सा लाइटर टोन के में जो है वो आज बात होगी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल के ऊपर भी, मीडिया और मीडिया को दरपेश चैलेंजेस, ख़ास तौर पर ये जो पोलराइजेशन का माहौल है और इसमें मीडिया का रोल क्या है। फिर सोशल मीडिया एक बहुत ही अहम फिनोमेना, वो किस तरीके से लास्ट ख़ास तौर पर 2 सालों में उसने हमारी ज़िंदगियों को तब्दील किया है। मीडिया का काम बहुत चैलेंजिंग बनाया है एक ऐसे वक्त में जब सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर फेक न्यूज़ भी मिलती है आपको, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया जो है वो कभी कभी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी बाजी ले जाता है। इन्फॉर्मेशन की जहाँ तक बात आती है इस मामले के ऊपर भी बात होगी। और आज गुफ्तगू जो है वो मीडिया के उन सितारों के साथ होगी जो अपनी अपनी स्क्रीन्स के ऊपर जगमगाते भी हैं, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने इनको देखा भी है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर इनके साथ बात होगी। मेरे साथ जो है मेरे दाएं जानिब समर अब्बास साहब मौजूद हैं। हम न्यूज़ पे अपना टॉक शो करते हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। उनके साथ जो है वो बैठे हुए हैं असदुल्ला खान साहब। 92 न्यूज़ पे आप इनको देखते हैं। इन दोनों को आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स, सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर भी देखते हैं। और मेरी बाएं जानिब जो हैं वो बैठी हुई हैं जनाब सुमेरा खान साहिबा। सुमेरा खान साहिबा जो है वन ऑफ वेरी फाइन रिपोर्टर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जो कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स अमूमन जो है वो ख़वातीन ज़ाहिर है कि हर किस्म की बीट जो है वो कवर करती हैं हमारे यहाँ, लेकिन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है ये 2 ऐसी बीट्स हैं जिसके ऊपर निस्बतन तादाद जो है वो ख़वातीन की कम है, ख़ास तौर पर क्योंकि हमारे यहाँ डिफेंस जो है वो अब उसके लिए कवर करने के लिए आपको बॉर्डर एरियाज़ पे जाना पड़ता है। बाज़ औक़ात जो है वो आपको एम्बेड होके फ़ौज के साथ उन एरियाज़ में जहाँ पर ऑपरेशंस हो रहा होता है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, उन सिचुएशंस को भी जाकर कवर करना होता है। तो सुमेरा जो है वो मेरी कॉलीग भी बड़े अरसे से रही हैं और इन गेस्ट के साथ जो है वो और इस पैनल के साथ आज जो है वो बड़ी चटपटी जो है वो गुफ्तगू भी होगी। गर्मा गर्म थोड़ा सा कम होगी लेकिन चटपटी ज़रूर होगी, क्योंकि मीठी ईद है। मीठी ईद को थोड़ा सा जो है वो चटपटा भी बनाएंगे, कुछ तबसरे इनसे लेंगे, कुछ तस्वीर इनको दिखाएंगे। तो आगाज़ जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ आज पैनल में सिर्फ एक खातून बैठी हुई हैं, तो सुमेरा खान से। सुमेरा खान, ईद जो है वो ज़ाहिर है कि एक ऐसा त्यौहार है जिसको हम सब जो है वो बहुत एहतमाम के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ईद अब 2 साल 1 साल यानी कि डिफरेंस क्या आया है ईद में? महंगाई भी है ख़वातीन के लिए जो है वो, ज़ाहिर है कि हम रिपोर्टर्स की जो ज़िंदगी होती है वो 24/7 होती है। काम तो हमने करना होता है, लेकिन ईद पे फैमिली के लिए टाइम निकालना, और ख़ास तौर पे अब बहुत सारे लोग मैंने देखा कि उनमें एक रिजेंटमेंट थी कि ईद जो है लाइफ तो वैसे अफोर्डेबल नहीं रही, ईद के ऊपर सारे लोग जो एहतमाम करते हैं उसमें भी थोड़ी सी निस्बतन कमी आई है। इज़ दैट करेक्ट? अगर मुझसे पूछें तो शायद क्योंकि वी हैंडल आवर हाउस होल्ड एज वेल, और तनख्वाहें जब आती हैं तो हम सबको एक्सपीरियंस है कि तनख्वाहों को जाता हुआ भी देखते हैं 3 दिन के अंदर। तो मेरे हिसाब से अब अपने करियर के, अगर मैं 20-21 साल शायद जून में पूरे हो जाएंगे मुझे, और थोड़ी तनख्वाह से बहुत बड़ी तनख्वाह तक भी मैंने देखा है। हर साल के साथ साथ एरा चेंज हुआ है। महंगाई का शिकवा कभी ख़त्म होते मैंने देखा नहीं है। अब जब हम अपने 15 साल पुराने, या जब अपने शादियों से पहले माँ बाप के साथ रहते थे, उस वक्त के बिजली के बिल देखें तो हम कहेंगे ये तो बहुत कम थे, तो बहुत कम थे। लेकिन उस वक्त के चैलेंजेस और थे, उस वक्त की महंगाई की रेशो और थी, डिमांड ज़्यादा नहीं थी इतनी, फिर भी एक ज़िंदगी जो थी वो कदरे डिसेंसी से गुजर रही थी। माँ बाप 6 बच्चों को पाल रहे थे, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे थे। मैं अपने घर की बात करूँ, 6 बहन भाई हैं हम लोग, सबको तालीम दिलवाई है माँ बाप ने, अच्छा रहन सहन दिया। मगर अभी इस दौर में मुझसे पूछे, मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे समझ अक्सर नहीं आती कि जब ये हायर एजुकेशन तक जाएंगे तो हाउ आई एम गोइंग टू कोप अप विद द सिचुएशन। इतनी महंगाई और इतना सारा सिलसिला है कि अभी जब मैं ग्रोसरी करके आती हूँ तो इट इज़ क्रॉसिंग 50+ का नंबर।
اور ایک ماہ کی گروسری کی بات ہو رہی ہے, تو اٹس لائک چیلنجنگ سچویشن ناٹ فار اے وومن. یہ سارے میرے کولیگ سامنے بیٹھے ہیں, نہیں ان کے تو مسائل دیگر ہوں گے نا, بہت زیادہ ہوں گے. ان کے تو کچھ اور بھی مسائل ہیں, لیکن ہاؤس ہولڈ کی بات ہو رہی ہے. لیٹس give them an eye wash till that thing. کس ضرورت کو دباؤں, آپ نے مشکوک کو بتا دیا. جو سمیرا کی بات سے مجھے یاد آیا کہ کس ضرورت کو دباؤں, کسے پورا کر لوں, اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے. واہ واہ کیا وہ یہ ڈیسک میں جانے والا چلے اگر شعر و شاعری میں بات چل گئی ہے, اس کے اوپر میں اسی موضوع کے اوپر, اسی تھیم کے اوپر شعر ہے کہ ایک چھوٹے سے سیب کو کتنی کاشوں میں تقسیم کروں, ایک چھوٹے سے سیب کو کتنی کاشوں میں تقسیم کروں, کچھ بچوں کا باپ ہوں اشر, کچھ بچوں کا تایا ہوں. تو وہ آپ کے حالات ان سے بھی زیادہ خراب ہیں. حالات ایسے ہی ہیں. تو اچھا آپ نے اچک لیا جملہ سمر عباس سے, جو ہے نا وہ ہم نے پہلے پوچھنا ہے. سمر عباس جو ہے وہ عید کی گہما گہمی اور کیسا شاپنگ آپ کی تنخواہ کتنے دن میں اچھی بہترین شاپنگ کروا لی, ایوری ون از سیٹسفائیڈ. ہاں وہ تو گزارا کرنا پڑتا ہے, پھر ظاہر ڈیمانڈ جو ہوتی ہے فیملی کی وہ پوری کرنی پڑتی ہے, چاہے جیسے بھی ہو. وقت بھی برانڈز کا ہو گیا نا, یہ بھی ہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. خواتین جب بیٹھ جائے, آپ بہتر سمجھتی ہیں, ہمارے میڈیا کو, لوگوں کو, عوام کو, آپ نے سننے اور دیکھنے والوں کو, جو آپ کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے, وہاں پر لوگوں کو ایک چیز اور گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین لگژری اینڈ نیسیسٹی. آسائش میں اور ضرورت میں فرق ہے. ہمارے ہاں یہ جو بنیادی فرق لوگوں نے ختم کیا ہے کہ ان کو آسائش کا اور ضرورت کا اس کو مکس اپ کر دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو آسائش ہے وہ ہماری ضرورت ہے. تو عید سال میں 2 عیدیں آتی ہیں, تو اس پہ ذرا تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, چیزوں کو ذرا جیب پہ کمپرومائز ذرا کرنا پڑتا ہے, تو ذرا آسائش کو ذرا لینا پڑتا ہے ایز اے ضرورت یا وٹ ایور جو بھی آپ کہیں, تو وہ ذرا خواہشات پہ پوری کرنی پڑتی ہیں آپ کو, تو آپ کو بھی ذرا کرنی پڑتی ہوں گی. تو آپ کو ویسے اپنے بچپن میں عیدی کتنی ملا کرتی تھی؟ چلیں یہاں سے ذرا شروع کرتے ہیں. بچپن میں عیدی جو ہے وہ کوئی فکس نہیں تھی, مثلا 5-10 روپے سے بھی بچپن میں لیا کرتے تھے. 5 روپے 10 روپے بڑی عیدی ہوا کرتی تھی. کافی ساری چیزیں اس میں آ جایا کرتی تھی, کھلونے بہت سارے اس میں آ جایا کرتے تھے اس کے اندر, اور ہوتا تو یہی تھا کہ عیدی آج بچے. میں نے ابھی یعنی کہ شیر افضل مروت صاحب کا کل میں نے انٹرویو کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو 4 آنے عیدی جو ہے وہ ملا کرتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کا پہلا دور تھا بطور چیف منسٹر, اس وقت ان کو چوانی جو ہے نا عیدی میں ملا کرتی تھی. تو آپ میاں صاحب کے کون سے دور سے تعلق رکھتا ہے آپ کا بچپن؟ ہمارا ان کے جو ہے نا وہ 98-99 والے دور سے ہمارا جو ہے نا وہ تعلق ہے, جہاں سے مجھے یاد ہے کہ اس وقت عیدی جو ہے وہ 5 روپے اس طرح سے ہوا کرتی تھی, اور وہ اچھی عیدی ہوا کرتی تھی. 5 روپے 10 روپے جو ملا کرتی تھی اس دور میں, اور کافی کچھ اس میں خرید لیا کرتے تھے ہم پیسے اکٹھے کر کے. تو بہرحال اب تو 500,000 5,000 تک بھی آپ کسی کو دے دیں تو وہ لوگ کہتے ہیں یار کیا 5,000 یار بہت کم ہے یار, یہ کیا ہے یار. بچے بڑے آج کل ڈیمانڈنگ ہے, وہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہے, بڑے سے بڑا نوٹ. تو عیدی کے لیے پھر اور ہونے بھی فریش کرنسی نوٹس ہونے چاہیے, جا کے ذرا وہ پرانا نوٹ بھی بچے نہیں لیتے آج کل کے, بڑے ہوشیار ہو گئے. اسد اللہ مجھے بتائیں آپ کی عید جو ہے وہ کیسی گزر رہی ہے, اور بچوں کے ساتھ اپنے پروفیشنل ذمہ داریوں کو کیٹر کرتے ہوئے, ان کا خیال رکھتے ہوئے, وہ چیزیں کرتے ہوئے, سو یو ہیو ہیڈ انف ٹائم. ہاں اصل میں جب سے اسلام آباد آیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عید پر کیا کرنا ہے, کیونکہ دوست احباب زیادہ تر گھروں کو چلے جاتے ہیں, تو اسلام آباد میں زیادہ کچھ کرنے کو ہوتا نہیں ہے. تو پچھلی عید پر تو میں نے یہ کیا تھا کہ بچوں کو لے کے ہائیکنگ پہ چلا گیا تھا. تو ہم نے عید کا دوسرا دن جو ہے نا وہ ہائیکنگ, پہلے دن ہم چونکہ بہت زیادہ بور ہوئے تو دوسرے دن ہم ہائیکنگ پہ چلے گئے, اور ہم نے آبزرو کیا کیونکہ ہم ایسی جگہوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں پر رش نہ ہو, بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ نہ آئے ہوئے ہوں. تو اسلام آباد بڑا آئیڈیا ہے یار اس لحاظ سے. نہیں اسلام آباد میں پارکس وغیرہ میں رش ہوتا ہے اسلام آباد میں, لیکن ایسی جگہیں جہاں پر عام انسان جو ہے نا وہ سمجھدار انسان جانا نہیں چاہتے, پھر ہم ایسی جگہوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جنگل میں نکل جائیں, کسی ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ نہیں جاتے, تو اس طرح سے بس پھر گزارتے ہیں, لیکن اچھا گزر جاتا ہے. صحیح. اچھا آج کل چیتے شیتے آئے ہوئے ماربلا کی پہاڑیوں پہ سنا دوبارہ سے, تو ذرا احتیاط سے جائیے گا. تھوڑا سا جو ہے وہ سیریس جو ہے وہ سبجیکٹس کی طرف بھی چلتے ہیں نا, ہلکا پھلکا ساتھ ساتھ ان کو بھی ٹچ اپ آن کرتے ہیں. تو سمیرا 2 سال میں ہم نے جس قسم کا سیاسی منظرنامہ دیکھا, اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اوور آل جو ہیپینس لیول ہے
लोगों का, क्योंकि जब स्क्रीन के ऊपर यही सियासी मार धाड़ चल रही होती है, बयानबाजी चल रही होती है, जलसे जुलूस, ये ज़ाहिर है कि एक कौम के लिए ना 2 साल, अगर उसकी कुल लाइफ जो है वो एक मुल्क की अभी 76 साल और 76 साल में से 2 साल आप इस किस्म के फेज़ में गुजार दें, ये बड़ा तवील वक्त होता है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो है हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि मंजरनामा तब्दील होगा, ठहराव आएगा। तो ज़रा मुझे बताएं कि अभी ये जो ट्रैजेक्टरी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ईद के बाद का सियासी मंजरनामा, हमें तो ये लग रहा है कि मामलात मज़ीद जो है वो सियासी तौर पे गर्म होंगे। व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? आई थिंक मुझे चीज़ों की रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा 2018 और 13 की तरह लगती है। उस वक्त भी इसी तरह का ह्यू एंड क्राई, केओस, हैपनिंग्स, uncertainty, instability, everything we used to discuss it if you remember. हाँ, but that wasn't causing, वो जो है functioning of the government को उस हद तक मुतासर नहीं कर रही थी जो हमने पिछले 2 साल में देखा है। वहाँ पर political chaos ने फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट को मुतासर किया। पता नहीं, शायद मे भी मेरा एंगल डिफरेंट हो देखने का, क्योंकि उस वक्त मुझे इसलिए लगता है कि इट्स अ डेजा वू सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर मी। उस वक्त भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विजिट लेके बहुत शोर मच गया था, पीटीवी की बात होती थी, ये हमला हो गया, धरना कॉज कर रहा है, हर किस्म के विजिट को ख़राब कर रहा है। हालांकि सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, उस वक्त भी इतना नहीं था जितना प्रेजेंट किया जा रहा था स्क्रीन के ऊपर। अभी 2 साल में हाँ, हैप्पीनेस लेवल की जो आपने बात की, आई एग्री दैट, शायद पाकिस्तान को नज़र लग गई है। आपको अगर याद हो तो पाकिस्तान में कुछ वक्त के लिए अक्रॉस द कंट्री एक ब्लैकआउट हुआ था, और उस रात ये था कि पूरी पाकिस्तानी कौम हर सोशल मीडिया टूल पर आकर वो आपस में जोक्स कर रहे हैं, दे वर शेयरिंग गुड मेमोरीज विद ईच अदर। मतलब एक बड़ा मजे का समय लगा। मीम्स में तो कमाल है ना, मीम्स में तो हम अखीर लोग हैं ना, मीमस्तान ही बन चुके हैं। उसको मुझे याद है, उसके अगले ही दिन एक बड़े लीडिंग डेली ने इंडिया में, और मुझे याद है कि हिंदुस्तान टाइम्स पर भी उसका जिक्र हुआ कि क्योंकि उससे कुछ अर्सा पहले मुंबई में भी ऐसा एक ब्लैकआउट हुआ था और पैनिक हो गया था पूरे हिंदुस्तान में। तो उन्होंने ये जिक्र किया कि ये अजीब कौम है, पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हुआ है, बिजली जाने को भी सेलिब्रेट करते हैं भाई हम। कौम आई हुई है ट्विटर के ऊपर, एक दूसरे को जो है वो उन्होंने मीम्स और जुगते मार मार के हालत खराब की हुई है। तो वी वर रेटेड अमंगस्ट द मोस्ट हैप्पीएस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। अब उसके एग्जैक्टली बाद ये चीज़ें होती हैं। सियासत की जहाँ तक चीज़ है, ईसा, मुझे एक छोटा सा एक वाक़या यहाँ पर याद आता है। मेरी बेनज़ीर साहिबा से बात हो रही थी, उनकी असैसिनेशन से 5 या 10 रोज़ कबल की बात है। जुडिशल मूवमेंट चल रही थी पाकिस्तान में, एंड आई रिमेंबर आई यूज्ड टू ट्रैवल विद द कॉन्वॉय पेशावर, और जहाँ जहाँ से वो गुजरता था तो रातें हमारी फुटपाथों और सड़कों पर भी गुजरती थी। तो वो बीबी ने मुझे उनके बैग में एक कैंडी पड़ी थी, तो उन्होंने मुझे वो दी, तो कहती हैं कि मेरा तारुफ पूछा। तो मैंने तारुफ कराने के बाद उनसे एक चीज़ पूछी कि ये सब, क्योंकि आई वॉज बीइंग जूनियर रिपोर्टर, तो जितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा मैम ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। उससे पहले लाल मस्जिद गुजरा था, we saw a lot of happenings in Pakistan. 2007 was very 2007 बहुत वोलेटाइल था। मुझे उन्होंने एक बात की, कहती हैं कि जितनी तुम्हारी उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा मैंने सियासी हलचल पाकिस्तान में एक्सट्रीम अप्स एंड एक्सट्रीम्स डाउन्स देखे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, ये सब कुछ वक्त के साथ साथ चलता रहेगा। एंड शी यूज्ड अ वर्ड कि पाकिस्तान जिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है तो हक है पाकिस्तान का कि वो टर्बुलेंट रहे। तो यहाँ पर मैं इसलिए बात, क्योंकि आप भी फॉरेन अफेयर्स कवर करते हैं, मैं करती हूँ, बहुत सी मामलात में आई सीक योर गाइडेंस। तो हमारा असल जो फसाद का जड़ है, आपसे तो हमने अफगानिस्तान पूछना है, दैट इज आवर स्ट्रेटेजिक लोकेशन। उसमें अब जो अफगानिस्तान वाला मामला है वो पूछना। और मुझे पता है आप जो ईद से पहले रमज़ान के आखिरी दिन है उसमें आपने बॉर्डर भी विजिट किया है। वो बॉर्डर जहाँ पे अभी इलेक्शन जिस जाने मशरकी साइड के ऊपर होने वाला है, वहाँ से भी बिफोर दी ईद हमने देखा कि बड़े तुंदो तेज़ बयान आता है। तो इसी मामले पे असद, ये जो सुमेरा बात कर रही हैं, व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए ये बात ठीक है, 2007 इसी तरह का था। खुद मैं सानिया कारसाज का सर्वाइवर हूँ, मैं उसमें मौजूद था। नहीं, साथ की बात नहीं, अब तो आप पोस्ट ईद सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। ये जो अब ये मामला खुलेगा इसके ऊपर मैं तो यही बात कर रही थी। वो वहाँ से वो चली गई थी 2007 से। मैं उसके साथ फास्ट फॉरवर्ड मैं कनेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक वो था इस तरह का, लेकिन फिर भी आज जो बेचैनी है मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूँ। क्योंकि उस वक्त देखिए कि एक मार्शल लॉ का दौर चल रहा था, परवेज मुशर्रफ का दौर चल रहा था। आज जमहूरी हुकूमत है और इसके बावजूद, और फिर
पिछले 1.5-2-3 साल से जो एक बेचैनी शुरू हुई है, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि अभी इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी चीज़ें बेहतर नहीं हुई, बल्कि मुझे लग रहा था कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत भी बनी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मुझे लग रहा था कि नून लीग की हुकूमत भी बन गई तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन जिस अंदाज में बनी है उसके बाद चीज़ें और ख़राब हो गई। तो लोगों के अंदर जो इस वक्त बेचैनी, यानी मुझे ऐसा कभी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि नेशनलिज्म जो है लोगों की, वो कहीं उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ मैं उस वक्त 2007 में नहीं देख रहा था। यानी हम उस वक्त भी ये शायरों को ये कहते सुनते थे कि नफरत ही इस वतन में गनीमत शुमार कर, चाहत की जुस्तजू में वतन छूट जाएगा। और आज लोग वतन छोड़ के जा रहे हैं और कोई फिक्रमंद भी नहीं है। तो मैं जब माजी के उन तमाम चीज़ों से रिलेट करके देखता हूँ तो मुझे आज लगता है कि नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है, और आज का जो मामला है वो एक माजी से उसको रिलेट नहीं किया जा सकता। मुझे ज़्यादा बेचैनी दिखाई देती है। बहरहाल हमारा ये तय हुआ था कि हालांकि ये ईद का दिन है, आपने कैसी बातें शो में जो है वो आप कोई खबर नहीं देंगे, और आप खबर दे रहे हैं यहाँ पे क्या कि जमहूरी हुकूमत है। ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट इतना मजाक तो बनता है ईद के दिन पे ना यार। जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है उसने पाकिस्तान को 11 दर्जे तनज़ली के साथ हाइब्रिड रिजीम से निकाल के अब अथॉरिटेरियन स्टेट्स के उसमें डाल दिया। अच्छा, एक तो ये इंटरनेशनल रैंकिंग होती है, ऑब्वियसली ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ परफेक्ट ना कभी डेमोक्रेसी रही है। खान साहब के दौर में भी कोई डेमोक्रेसी परफेक्ट तो नहीं थी ना, उससे पहले भी नहीं थी। हमारे यहाँ अदालतें, हमारी रैंकिंग गिरा दी। हमारे अदालतें जो है वो मुकम्मल आज़ाद कभी नहीं रही, हमारा मीडिया कभी मुकम्मल आज़ाद नहीं रहा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते रहे। बट डेमोक्रेसी के हवाले से आर यू सेटिस्फाइड? चीज़ें हमारी डायरेक्शन कम अज़ कम आपको लगता है कि हम जब अपने स्टूडियोज़ में बैठे होते हैं कोट पैंट पहन के गेस्ट को बुला के गुफ्तगू कर रहे होते हैं, रवैये हमारे सबके जमहूरी हैं, हम स्पेस भी देने के आदी हैं एक दूसरे को, दूसरे के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करने के भी आदी हैं, या नहीं है? देखिए, ये जो आप बात करें ना कि क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। ईद का दूसरा दिन है आज, और मैं जितनी जगहों पे भी गया हूँ हर जगह पे पहला सवाल यही होता है, लोग ईद मुबारक, हाँ जी क्या हो रहा है मुल्क में, क्या हो रहा है, पहला सवाल यही करते हैं लोग, ईद मुबारक की हो रहा है मुल्क के जी, आगे क्या होने जा रहा है, इलेक्शन के बाद क्या, नहीं ईद। अच्छा, सारे समझते हैं कि ये सहाफ़ी नहीं है, ये ज्योतिषी हैं, मतलब हर एक के अंदर एक शेख। नहीं, फिर अगर आप ऐसी बात करते हैं ना जो वो तवक्को नहीं कर रहे हो, कहते हैं नहीं जी छड्डो जी की गल करते हैं, बेसिकली वो अपना बताना चाह रहे होते हैं। हर बंदा अपने फ्लेवर की गुफ्तगू सुनना चाहता है, अपने फ्लेवर का तज्जिया सुनना चाहता है। सबके व्लॉग्स में थंबनेल्स में भी तो यही होता है ना, बड़ी खबर में से सुने तो वो खबर की तवक्को करना फिर बुरी बात तो नहीं है, बताएं। नहीं, हम सुमेरा, आपके भी थंबनेल्स के ऊपर ऐसे ही होता है, आप डू नॉट सिंगल देम आउट, डू नॉट सिंगल देम बस खबर नहीं होती, बस हमारे थंबनेल्स पे हमले शुरू कर दिए हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब ईसा आपने हमारे थंबनेल्स पे सर्जिकल स्ट्राइक कर रही हैं, ये कोई अच्छी असल गुफ्तगू इसका जवाब अगले थंबनेल में मिलेगा आपको। समर प्लीज। तो बात ये थी कि असल में चारों ही एंकर्स बैठ गए ना, अभी ये समझ नहीं आ रही कि किसने सारे को रेगुलेट किया। तो लोग तो यही पूछते हैं भाई क्या होने जा रहा है ईद के बाद। तो मुझे तो ईद के बाद हालात जरा खराबी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अल्दो जो प्रेडिक्शंस आ रही है, फोरकास्ट है इकोनॉमी को लेके, जो मैं एक देख रहा था ईद से पहले, एक यूएन इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान में 2025 में महंगाई की शरह 26% से गिरते गिरते 12.2% तक आ जाएगी। यानी कि बहुत बड़ी एक अच्छी फोरकास्ट वहाँ से आई। लेकिन लगता है वो एक बात लिखना नीचे भूल गए थे उसके नोट में कि प्रोवाइडेड कि अगर इसाक डार साहब औरंगजेब साहब को खुल के काम करने दें, उनके काम में मुदाखलत अगर ना की जाए तो। लेकिन खैर उन्होंने एक अच्छी एक वो दी है फोरकास्ट। लेकिन मुझे लगता है ये सब चीज़ें तब जाके होंगी अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। मुझे वो स्टेबिलिटी आती हुई नज़र नहीं आ रही। चूँकि एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो इस सैटरडे से अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर रही है, जो अलायंस बना हुआ है, नेशनल अलायंस पूरे मुल्क के अंदर। तो एक वो क्योस की सिचुएशन होगी। मौलाना फजल रहमान बेचैन है काफ़ी ज़्यादा, चूँकि इस मरतबा उनके हाथ कुछ भी नहीं आया, कुछ ना कुछ आ जाया करता था उनके हाथ। चले देखे ना, पिछली असेंबली में मौलाना खुद हार गए थे लेकिन उनका बेटा असेंबली में पहुंच गया था। अब सारे सियासतदान जो है ना वो ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई अपनी औलाद को उन्होंने अकोमोडेट करवा दिया कहीं ना कहीं ना। ट्रांजिशन शुरू है, पीपल्स पार्टी में ट्रांजिशन हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने टेक ओवर कर ली चीजें, आसफा भी आ गई, उधर आपने आसफा भी आ गई है, मजीद काम आगे बढ़ गया है। मरियम नवाज को मियां नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को सीएम बनवा लिया। मौलाना के दोनों बेटे हार गए।
وہ ٹرانزیشن کا پروسیس سارا رک گیا تو ان کا پھر وہ بنتا ہے یہ تو نا اتنا شور شرابہ کرنا. 20 سال کے بعد جو عید ہوگی انشاءاللہ یہ سارے لوگ ان کے ہاتھ سب آپ بھی سے بیٹھ بڑی کے دیکھیں گے accomplishment یہ ہے. اس وقت آپ جو ہے وہ ان کے بچوں میں ٹرانزیشن جو ہے وہ ہوتے ہوئے رپورٹ کر پوتوں کی رہے نواز چل رہی ہو. مجھے فکر مولانا اس صاحب بات کو کی تو ہے. خوش ہونا چاہیے نا, ان کو سب سے بڑی عزت یہ مل گئی کہ پی ٹی آئی نے ان کو ڈیزل کہنا چھوڑ دیا ہے. Isn't it accomplishment for him? نہیں وہ کام شروع ہونے والا ہے پھر دوبارہ سے مجھے لگتا ہے دعوت بہت شعوت دے رہے ہیں اچھا، وہ یہ عارضی ریلیف ہے. اچھا صاحبان مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. یہ جو ہے نا اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہ بتاؤں کہ یہ کنسنسس نہیں ہے ہمارے پینل میں نا, یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے, اپنی آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگلے جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے. اگلے سیگمنٹ میں جو میرے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر خواتین اور حضرات, بلکہ خاتون اور حضرات جو ہے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میں دکھاؤں گا کچھ تصویریں ہوں گی پاکستان کے جانے مانے سیاست دانوں کی, اور اس کے بارے میں وہ تصویر دکھا کے ان سے لیں گے تبصرہ کہ ہاں بھائی کیا خیال ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.